जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। इंडियन इकोनॉमी की जो लास्ट क्लास डिस्कस हुई थी उसमें हमने मनी सप्लाई के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे M1, M2, M3, M4 एक्सेट्रा डिस्कस किया। उसी की कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिजर्व मनी। रिजर्व मनी और मनी सप्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और मनी मल्टीप्लायर का क्या रोल है मनी सप्लाई को इन्हेंस करने में या बढ़ाने में। गवर्नमेंट की आरबीआई की जो पॉलिसीज होती हैं जैसे कि CRR, मॉनेटरी पॉलिसीज जैसे CRR, SLR एक्सेट्रा, या आपका पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट्स एक्सेट्रा, उसका क्या रोल होता है मनी सप्लाई में और कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है आपका रिजर्व मनी पे या मनी सप्लाई पे। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज और इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, MP, राजस्थान, सब जगह ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और उन सारे क्वेश्चन का जो आंसर फ्रेम करके मिश्रण मैंने यहाँ पे कलेक्शन जो है आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। वनडे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे SSC हुआ, बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस के एग्जाम्स हुआ, उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रिजर्व मनी। रिजर्व मनी को हम हाई पावर्ड मनी भी कह सकते हैं या कहा जाता है और उसी को ही प्राइमरी मनी भी कहते हैं। रिजर्व मनी का जो सिंबल के तौर पे यूज होता है वो आपका M0। हाई पावर्ड मनी के लिए जो H है वो आपका यहां पे H यूज हो जाता है। M0 और H ये दोनों सेम चीजें हैं, बस नेम अलग है। पहले हम जाने कि व्हाट इज रिजर्व मनी। इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप ऑफ करेंसीज हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बैंक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन में मेंशन कर दूं कि व्हाट इज रिजर्व मनी। रिजर्व मनी का सिंबल क्या है? M0। It is the total stock of all type of currencies total stock of all types of currencies held by public and banks over a period of time। ये जो करेंसी है, करेंसी से तात्पर्य यहां पे क्या है? बोथ नोट्स एंड कॉइन्स। नोट्स एंड कॉइन्स यानी जो मेटलिक, ये मेटलिक करेंसी है और ये आपका पेपर करेंसी है। ठीक है, तो दोनों इसमें इंक्लूड होता है। अब देखिए, एक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में मनी सप्लाई से रिलेटेड, तो मनी सप्लाई में और रिजर्व मनी में क्या अंतर है उसको देखते हैं। सपोज दैट ये आपका मनी सप्लाई है। ठीक है, मनी सप्लाई को यूजुअली हम M3 से दर्शाते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने मेंशन किया था कि M4 को में जो बैंक यानी कि पोस्ट ऑफिस जो डिपॉजिट है उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता और वो आपका मनी मल्टीप्लायर में भी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता क्योंकि वो लेंडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, यानी कि सारा पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है। ठीक है, तो इसीलिए M4 को ना यूज़ कर करके मनी सप्लाई में हम M3 को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मनी सप्लाई का जो जनरल डिफिनेशन मैंने मेंशन किया था कल, उसमें 2 पॉइंट है बताए थे। एक तो आपका करेंसी प्लस डिपॉजिट मनी। इसमें क्या मैंने मेंशन किया था? करेंसी प्लस डिपॉजिट मनी। ठीक, और रिजर्व मनी में क्या मेंशन किया मैंने यहां पे? रिजर्व मनी में मैंने वनली करेंसीज जो है इंक्लूडेड किया है। वनली करेंसीज इंक्लूडेड यानी कि मनी सप्लाई में डिपॉजिट मनी भी इंक्लूड किया जाता है। जो पैसा पब्लिक का बैंक के पास डिपॉजिटेड है
उस पैसे को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि यहां पे मैंने मेंशन किया हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बैंक्स। ठीक है, तो इस वाले केस में एक्सक्लूडिंग आरबीआई, गवर्नमेंट एंड बैंक्स, जो भी डिपॉजिट, जो भी पैसा आपका आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास है, बैंक के पास है, उसको इसमें इंक्लूड या शामिल नहीं किया जाता है मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई में ओनली पब्लिक के पास जो डिपॉजिट या करेंसी है वही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इस वाले केस में आरबीआई के पास कुछ पैसे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे हैं या आपके बैंक के पास पैसे हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में उसको एरो बना करके आपको एक ग्राफ के चार्ट के तौर पे दर्शाया था। यहां पे एक्सक्लूडिंग आरबीआई एंड गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मनी, ये जो रिजर्व मनी है इसमें बैंक को इंक्लूड किया जाता है। जैसे देखिए इसमें बैंक इंक्लूडेड है, तो बैंक के पास जो पैसा है वो रिजर्व मनी में कैलकुलेट होता है। ठीक है, और ये आपका आरबीआई और गवर्नमेंट, ये दोनों के पास जो आपका मनी है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये दोनों बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर आप रिजर्व मनी को मान लेते हैं ये रिजर्व मनी है, सपोज दैट रिजर्व मनी का अगर हम एक मतलब सैंपल के तौर पे यूज करते हैं या सिंबॉलिक जो इसका प्रेजेंटेशन होता है उसमें जैसे ये C प्लस R प्लस OD, व्हाट इज रिजर्व मनी? C प्लस R प्लस OD। C से तात्पर्य क्या है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक। व्हाट इज द C का अगर हम इसको मतलब कि डिटेल में लिख लेते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक। ठीक है, या बैंक सिस्टम, यानी कि इट इज द मनी सर्कुलेशन, एक्चुअली इट इज द मनी सर्कुलेशन। हियर वी एक्सक्लूडिंग द करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट और आरबीआई के पास जो पैसा है उसको मैं एक्सक्लूड करता हूं, उसको मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ये जो आर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। रिजर्व डिपॉजिट ऑफ बैंक्स विद आरबीआई या हेल्ड विद आरबीआई। रिजर्व डिपॉजिट ऑफ बैंक्स हेल्ड विद सेंट्रल बैंक या आरबीआई। इंडिया के केस में जैसे सीआरआर है, क्या है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिटेड मनी बैंक्स आर ऑब्लिग्ड टू डिपॉजिट इन कैश विद आरबीआई, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा जो बैंक के पास डिपॉजिट है उसका सर्टेन अमाउंट या कुछ अमाउंट पैसा सभी बैंकों को आरबीआई के पास जमा कर देना है कैश की शक्ल में, उसको सीआरआर कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पे सीआरआर लमसम 3% है। ठीक है, तो बैंक के पास जितने भी अमाउंट हैं पैसे, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट की शक्ल में हो चाहे आपका टाइम डिपॉजिट की शक्ल में हो, वो सारे पैसे का सर्टेज परसेंटेज यानी कि 3% जैसे अभी निर्धारित है, कभी कभी 4% हो जाता है, वो जो आरबीआई जितना डिसाइड करती है, तो वो सर्टेन अमाउंट पैसा बैंक में जो डिपॉजिटेड है वो आरबीआई के पास सभी बैंकों को जमा कर देना है, कैश की शक्ल में जमा करना होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि कैश को आरबीआई के पास रिजर्व रखना है सर्टेन परसेंटेज या रेशियो सभी बैंकों को, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। तो यहां पे मैं इंक्लूड कर रहा हूं कैश रिजर्व रेशियो वाले पैसे को। क्यों? क्योंकि ये बैंक का पैसा है, आरबीआई के पास पार्क कर दिया गया, डिपॉजिट कर दिया गया या साइड लाइन कर दिया गया आरबीआई के पास।
तो इसको भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट, ये नेग्लिजिबल अमाउंट होता है जो आरबीआई वगैरह के पास है, कुछ है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपका जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स ऑफ एक्सेट्रा कुछ डिपॉजिट करते हैं या उनका अकाउंट होता है, तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, इसको बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है कि मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के केस में हम अगर यहाँ देखें M3 को देखते हैं। ठीक है, M3 के पॉइंट में जो मैंने कल मेंशन किया था, तो M3 को मैं ओपन करता हूँ इसी शक्ल में जिस तरह से यहाँ पे है, उस प्रकार अगर देखा जाए M3 को, तो इसमें क्या हो जाएगा, C प्लस DD प्लस TD प्लस TD प्लस OD। ठीक है, यानी कि कैश हेल्ड विद पब्लिक, कैश हेल्ड विद पब्लिक या करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। यहां पे बैंक इंक्लूड नहीं किया गया इस केस में। इस केस में जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बैंक्स, यहां पे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक्स, इस वाले केस में ओनली पब्लिक के पास जो करेंसी है वही इंक्लूड किया गया। ये दोनों में डिफरेंस हो गया बेसिक। डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, यानी पब्लिक का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट किया गया, वो चाहे डिमांड डिपॉजिट की शक्ल में हो या टाइम डिपॉजिट के अकाउंट में हो। जैसे मैंने कल जो है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका FD RD अकाउंट, ये सब मेंशन किया था डिटेल में, एरो बना करके अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लासेस में। सारी कड़ियां यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको कोरिलेट मिलेंगी, आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी लेक्चर या कोई भी इंफॉर्मेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिक वे में आपको चलना होगा। आप ये मत सोचिए कि हम इसको स्किप करके उसमें चले जाएं, इसमें चले जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे जरा, ये सारा का सारा पैसा इस वाले केस में बैंक का जो के पास गर्च डिपॉजिट है, बट वो पब्लिक का पैसा है, इसलिए बैंक इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें। इसलिए मैंने मेंशन किया कि बैंक जो है एक्सक्लूडेड है, यानी बैंक को शामिल नहीं किया गया है कोई भी पैसा। ओडी का मतलब कि अदर डिपॉजिट, यानी आरबीआई के पास जैसे कुछ डिपॉजिट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हो गया, मनी सप्लाई में करेंसी और आपका डिपॉजिट मनी दोनों इंक्लूड किया जाता है। आपका रिजर्व मनी में ओनली करेंसी इंक्लूड किया गया है, ये दोनों में डिफरेंस, यानी यहां पे डिपॉजिट नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, मनी सप्लाई में अगर कोई पैसा आपका आरबीआई के पास है, बैंकों के पास है, गवर्नमेंट्स के पास है, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है कि क्रिएटर्स ऑफ मनी है। दीज आर दी क्रिएटर्स ऑफ मनी। ओनली पैसा हम यहाँ पे मनी सप्लाई में वही इंक्लूड करते हैं, वही कैलकुलेट करते हैं जो कि आपकी मतलब कि पब्लिक है। ठीक है, यानी होल्डर्स ऑफ मनी। और इस केस में अच्छा, दूसरी भाषा में अगर समझा जाए बेसिक वे में, आपका ये जो प्राइमरी मनी मैंने इसको मेंशन किया, रिजर्व मनी को या बेस मनी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज द इनिशियल अमाउंट दैट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई। एक्चुअल में ये बेसिक अमाउंट्स है, इट इज द फाउंडेशन मनी दैट क्रिएट द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ मनी। ये एक फाउंडेशन अमाउंट है या ये बेस अमाउंट है मनी का, ये या प्राइमरी मनी है जो कि मनी सप्लाई को बढ़ाने में सहायक होती है, या मेनली इसी का रोल होता है। ऐसे समझिए कि जैसे आरबीआई या तो पैसा यानी करेंसी प्रिंट करती है, या ओल्ड करेंसी उसके पास जो है, उन दोनों को या उन दोनों में से कोई एक जब मार्केट में फ्लश करती है, तो इनिशियल लेवल पे जो मनी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिजर्व मनी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से वो पैसा निकल के जाता है मार्केट में। और जब वो मार्केट में फ्लश होगा तो जितना ज्यादा उसका यूज होगा लेंडिंग और बारोइंग में, उधार लेने में, उधार देने में, सेल में, परचेज में, उतना ही ज्यादा उसका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। और टाइम पीरियड गुजरने के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद हम कहेंगे कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है।
तो मनी सप्लाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिजर्व मनी, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल अमाउंट होती है, फाउंडेशन मनी होती है। इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, रिजर्व मनी को। उसके पीछे कारण क्या है हाई पावर्ड मनी कहने का, कि ये मनी इनिशियल मनी होती है और इसका मल्टीप्लाइकेशन इफेक्ट होता है रिजर्व मनी को क्रिएट करने में, इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। क्योंकि इसी के कारण जितना मल्टीपल टाइम्स मनी का मतलब कि परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो इसके पावर के आधार पे बढ़ता है कि जितने इसकी मतलब कि यही एक फैक्टर है, ये हाईली पावर्ड होती है जो कि मनी सप्लाई को बढ़ाने में रोल प्ले करती है, इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया मनी सप्लाई से रिलेटेड, जो मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया या बताया। इसी कड़ी में हमारा जो है रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड रिजर्व मनी, ठीक है। देखिए ये मनी सप्लाई और रिजर्व मनी, इन दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और उनका रिलेशन आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर की अगर बात की जाए तो इसको कैसे दर्शाते हैं, इसके लिए भी एक सिंबॉलिक वर्ड यूज होता है। यहाँ पे सब देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत सी चीजें सिंबॉलिक के तौर पे यूज होते हैं। स्मॉल एम जो होता है ये आपका दर्शाता है कि मनी मल्टीप्लायर को, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का अगर शॉर्ट फॉर्म में यानी फॉर्मूला अगर देखा जाए तो मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, कुछ भी कह सकते हैं। एच भी लिख सकते हैं यहाँ पे, M0 की जगह पे यानी रिजर्व मनी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, H यानी हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी, दोनों सेम चीजें हैं। तो मनी मल्टीप्लायर से तात्पर्य क्या है उसको भी हम देख लें यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक चीज ये है कि ये आपका न्यूमरेटर वैल्यू है या डिनोमिनेटर वैल्यू है। कोई भी चीज जो डिनोमिनेटर वैल्यू में होती है यानी नीचे फ्रैक्शन के या बटे के नीचे लिखी जाती है वो शो करती है यूनिट को, यानी कि पर यूनिट रिजर्व मनी को इंट्रोड्यूस करने पे या इंजेक्शन में मार्केट करने पे, मतलब मार्केट में उतारने पे कितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। या इसको कह सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या, इट इज द रेशियो बिटवीन मनी सप्लाई एंड रिजर्व मनी। एक पॉइंट ये हो जाएगा, अगर इसको डिफिनेशन यहीं से हम समझने की कोशिश करें कि इट इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई का क्या है, इट इज द मनी सप्लाई, और इसके बारे में जैसे एक्सप्लेन करिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन मनी सप्लाई एंड रिजर्व रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई, रेशियो बिटवीन मनी सप्लाई एंड रिजर्व मनी। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा ये हो जाएगा कि देखिए ये जो है डिनोमिनेटर की जो सिंबल होती है वो यूनिट को दर्शाती है कि पर यूनिट से कितना ज्यादा कोई चीज क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो एक यूनिट, सिंगल यूनिट से कितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को हम कुछ अपनी तरफ से लिखेंगे, हाउ मच मनी सप्लाई इज क्रिएटेड विद सिंगल यूनिट ऑफ रिजर्व मनी। एक पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पे इसके डेफिनेशन में, हाउ मच मनी सप्लाई is created with one unit of reserve money, है ना। एक जो है रिजर्व मनी का यूनिट अगर आप मार्केट में इंसर्ट करते हैं या आरबीआई उसको उतारती है, इंट्रोड्यूस करती है या लॉन्च करती है, तो उससे कितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, उस पॉइंट्स को यहां पे कह सकते हैं कि MS/M0,
ठीक है। और ये दोनों डिफिनेशन क्या कहलाएंगे हमारे फाइनली, दीज आर दी मनी मल्टीप्लायर्स। और मनी मल्टीप्लायर को हम कहते लिखेंगे स्मॉल m के तौर पे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगर इसको मतलब कि ब्रेक डाउन करना चाहें, जैसे कि अगर इस वैल्यू को मनी सप्लाई को यहाँ ही रहने दें और इसको यहाँ ले आएं, तो कुछ इस तरह से भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। जैसे कि देखिए m इंटू m0, देखिए मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी प्लायर मल्टीप्लाइड बाई रिजर्व मनी। यानी मनी सप्लाई क्या है, इट इज द मल्टीप्लाइकेशन ऑफ रिजर्व मनी। यानी कि रिजर्व मनी का कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है पब्लिक में, उसके लेंडिंग में, एक्सचेंज में, और वो आधार बनता है मनी सप्लाई का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसको मिटा दें अगर जो है तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए मनी जो मल्टीप्लायर है, इट डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, it depends upon credit creation capacity। it depends upon credit creation capacity, मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी का मतलब लेंडिंग एंड बारोइंग। ठीक है, यानी कि लेंडिंग एंड बारोइंग, lending and borrowing। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक्स व्हिच डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, अब वो फैक्टर्स क्या हैं, नंबर 1 पे आपका मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बैंकिंग हैबिट ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स या ऑफन डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक्स which depends on following factors like monetary policy या बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पब्लिक। एग्जाम्पल के तौर पे या एक इलस्ट्रेशन में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सपोज दैट जो बैंक का बैलेंस शीट है उसको समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये बैंक की कोई बैलेंस शीट मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। बैलेंस शीट, इसमें 2 कॉलम होते हैं बैंक की बैलेंस शीट में, एक आपका लायबिलिटीज पोर्शन होता है और दूसरे साइड में लिखा जाता है एसेट। ये क्या आपका लायबिलिटीज है और दूसरे में आपका एसेट। लायबिलिटीज का जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है, जैसे आपका पब्लिक डिपॉजिट एंड बोरोइंग। क्या है, डिपॉजिट्स या पब्लिक डिपॉजिट या अकाउंट होल्डर्स डिपॉजिट, कुछ भी कहिए आप। जो भी अकाउंट खोलते हैं बैंक में उनका डिपॉजिट ही मनी, ये तो एक्चुअल में है। दूसरे नंबर में ये बारोइंग कर सकता है बैंक अपने पास पैसे। बारोइंग किससे करेगा, दूसरे बैंक से या आरबीआई से। दोनों इसके पास सोर्सेस हैं पैसे को, फंड को कलेक्ट करने के सोर्सेस हैं। मान के चलिए कि 1 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट हुआ। कितना, 1 लाख रुपीज। और 1 लाख रुपीज को जो बैंक में डिपॉजिट किया गया वो असेट वाले पोर्शन में भी उसकी एंट्री की जाएगी, सिमिलर अमाउंट असेट वाले में भी एंट्री की जाएगी। तो यहां पे भी मैंने 1 लाख रुपीज इंटर कर दिया। इस 1 लाख रुपीज को बैंक क्या है, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करता है। इसका मल्टीपल पर्पस यूज की अगर बात की जाए
तो मान लेते हैं इस 1 लाख को बैंक ने क्या किया, देखिए फर्स्ट नंबर में एक तो CRR है। CRR का मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट बैंक के पास जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया, इस डिपॉजिट को बैंक को RBI के पास कैश की शक्ल में, नकदी की शक्ल में जमा कर देना होगा इंस्टेंटली। तो 3% जो है इसका कितना हो जाएगा, 3000 ये क्या हो जाएगा आपका CRR। यहां लिख सकता हूं मैं CRR, बैंक ने जमा कर दिया किसके पास, RBI के पास। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा ये आपके पास, रिमेनिंग अमाउंट का मान लेते हैं कि 27,000 इसने बैंक ने क्या किया, अपने पास इटसेल्फ रख लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन से तात्पर्य यहां पे यह है कि बैंक अपने पास सर्टेन अमाउंट हमेशा हार्ड कैश की शक्ल में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में या कोई भी ऐसे स्टेबल असेट की शक्ल में अपने पास रखे रहती है, ताकि उस डेली डे टू डे जो उसका एक्सचेंज है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर से जब वो डिमांड करे तो उतना अमाउंट में उसको दे सकूं। इसलिए बैंक अपने पास सर्टेन अमाउंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इसको, इसके लिए रखे रहती है। अब इसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 70,000 बचा। मान लेते हैं कि ये 70,000 बैंक ने लोन दे दिया किसी को। ठीक है, कितना अमाउंट बचा, 70,000 बैंक ने किसी को लोन दे दिया। अब फाइनली इसी 70,000 से बैंक जो है इनकम जनरेट करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो लोन देगी तो ये इंटरेस्ट कमाएगी। या इस 70,000 को बैंक ने कहीं पे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, या बॉन्ड जारी कर सकती है इसके। ठीक है, या मतलब कि बॉन्ड खरीद सकती है। ठीक, तो ये लोन के तौर पे या जैसे भी जिस शक्ल में इसने दे दिया। ठीक है, अब देखिए CRR ये आपका ये हो गया। यहां पे मैंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आपका जैसे RBI है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, वो मनी रेगुलेटर है भारत का। और उसमें CRR, SLR मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंतर्गत हर बैंक को सर्टेन अमाउंट कैश की शक्ल में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की शक्ल में अपने पास ही डिपॉजिट के तौर पे रखना होता है। तो जो अपने पास अगर डिपॉजिट के तौर पे रखना है तो मान के चलिए ये अमाउंट हो गया। ठीक, इस प्रकार बैंक ने सर्टेन अमाउंट अपने पास रख लिया और सर्टेन अमाउंट आपका RBI के पास जमा कर दिया और सर्टेन अमाउंट आपका लोन के तौर पे पब्लिक को दे दिया। ठीक, अगर यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने मेंशन किया, इट डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक। अब क्रेडिट की जो कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी पे निर्भर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारी हैं, जैसे कि आपका CRR है, SLR है, आपका कैश रिजर्व रेशियो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत सारे हैं आपके। लेकिन मैंने खाली CRR यहां पे मेंशन किया समझने के लिए आपको। सपोज दैट अगर RBI, ठीक है, एग्जांपल क्या है, RBI CRR कितना है, 3% है, इसको बढ़ा करके 4% कर देती है। कितना, 3% को RBI CRR को बढ़ा करके अगर 4% कर देती है, तो इसका मतलब कि यहां पे सेंट्रल बैंक या RBI के पास कितना रुपया जमा करना होगा, 4,000 रुपये जमा करने होंगे बैंक को। और जब बैंक 4,000 रुपये जमा करेगी तो इसका मतलब कि जो लोन देने की इसकी कैपेसिटी थी ऑटोमेटिक घट जाएगी, क्योंकि ये तो डेली ट्रांजैक्शन वाला जो अमाउंट है उसमें तो बैंक ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि भाई जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो बैंक में अकाउंट खोल रखा है, जिसने 1 लाख रुपये जमा किया है, वो कभी भी कुछ पैसा मांग सकता है बैंक से, है कि नहीं। इसलिए बैंक इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। बैंक क्या करेगी, सेकंड वाले केस में आप ये देखिए कि जब यहाँ पे CRR 3% से 4% हो गया, तो बैंक 3,000 के जगह 4,000 RBI के पास जमा कर रही है। और जब 4,000 जमा करेगी तो कुछ ना कुछ कहीं पे आपको कटौती करनी पड़ेगी। अब इसके पास लोन पे करने की या लोन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी कितनी हो गई, घट गई। ठीक है, तो जब लोन गए देने की कैपेसिटी घट गई, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी पे निर्भर करता है मनी मल्टीप्लायर। एक तो ये एग्जांपल मैंने पेश किया, कैसे, क्योंकि जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, जब आपके पास ज्यादा जंग अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, तो आप ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी हो गया कंपेयर टू इसके। तो एक पॉइंट यहां पे लो क्रेडिट
क्रिएशन कैपेसिटी, ये पॉइंट यहां पे एक है, इन्फ्रेंस ड्रॉ हो जाता है कि जब आपके पास 70,000 था तो 69,000 हो गया क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, यानी 69,000 ही खाली लोन दे सकता है बैंक पब्लिक को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक। बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज ये है कि जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उसका जो प्रोसीजर है उससे ये चीजें रिलेटेड है, यानी कि पब्लिक कितना ज्यादा बैंक पे ट्रस्ट करती है, अपना पैसा अपने पास रखती है सेल्फ या बैंक के पास डिपॉजिट कर देती है। अगर बैंक के पास डिपॉजिट करेगी तो बैंक उसको फर्दर यूज करेगी, लोन पे दे देगी लोगों को और ज्यादा से ज्यादा उसका मल्टीप्लाइकेशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, इसको भी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, सपोज दैट मैं यहां पे बातें कर रहा हूं कि बैंक यानी आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट किया। ठीक है, मान लेते हैं कि आरबीआई, क्योंकि करेंसी को प्रिंट आरबीआई भी कर सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मनी या करेंसी प्रिंट करती है उसमें 1 रुपये के नोट और जितने भी कॉइन्स हैं यानी सिक्के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है या इशू करती है। बाकी 1 रुपये से एबव के जितने नोट्स हैं यानी 2 रुपये से लेकर के 10,000 तक के नोट्स आरबीआई अथोराइज्ड है उसको प्रिंट करने के लिए, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अब मान लेते हैं, इतना डेप्थ में ना जाकर के ऐसे सैंपल आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी प्रिंटिंग करेंसी, प्रिंटिंग करेंसी, जब ये करेंसी प्रिंट किया, कितने रुपये प्रिंट किया, सपोज दैट ₹100 आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने जिसने भी एक करेंसी जो है प्रिंट किया या जारी किया, इशू किया एंड इशू या इशू किया, जारी किया ₹100। ये जो ₹100 है इनिशियल अमाउंट जो मार्केट में फ्लश हो रहा है, इसी को हम M0 या रिजर्व मनी कहते हैं। ये क्या है, इनिशियल लेवल पे रिजर्व मनी है। अब जब ये मार्केट में एंट्री कर गया तो ये अपना जलवा दिखाएगा या बिखेरेगा। ठीक है, इसमें मान के चलिए गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने सैलरी के तौर पे कोई मिस्टर ए है उसको ये प्रोवाइड कर दिया, या मिस्टर XYZ के तौर पे हम देखें तो मान के चले कि जैसे मिस्टर जो है ए ही समझने के लिए, मिस्टर ए को ₹100 गवर्नमेंट ने दे दिया। ठीक है, इनिशियल लेवल पे, और ये ए ने क्या किया, इसको डिपॉजिट कर दिया कहां पे, बैंक में, डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक मान लेते हैं कि कोई जैसे पीएनबी है, पीएनबी के पास ₹100 आ गए। पीएनबी सर्टेन अमाउंट तो अपने पास रखेगी और सर्टेन अमाउंट लोन दे देगी किसी को। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मान लेते हैं जैसे एसएलआर इंडिया में लमसम 18% होता है, कितना, एसएलआर प्लस सीआरआर, ये आपका किस में होता है, एक तो आपका कैश में भी हो सकता है और दूसरे नंबर में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में होता है एसएलआर। ये बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक है, बैंक डिपॉजिटेड इटसेल्फ। ये जो सीआरआर है ये कितना है इंडिया में, ये 3% है। ये मोस्ट वनली और वनली कैश की शक्ल में हो सकता है, और ये कहां पे डिपॉजिट होगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा बैंक को। ये दोनों में अंतर है, बट फाइनली एक सर्टेन अमाउंट बैंक को साइडलाइन करना होगा। तो इसको अगर आप 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा। बट मैं जनरल समझने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूं, ये मान लेता हूं कि ये 20% बैंक के पास जो पैसा है डिपॉजिट का, वो बैंक अपने पास साइडलाइन कर ले रहा है कहीं पे, और रिमेनिंग जो 80% अमाउंट है वो लोन देने के लिए वो सक्षम है बैंक।
बैंक ने क्या है, मिस्टर ए ने 100 रुपीज जो है डिपॉजिट किया पीएनबी बैंक में, या उसका अकाउंट है, और वहां पे पीएनबी बैंक के पास जो पैसा जमा किया, पीएनबी ने ये जो 20% का कॉन्सेप्ट है, तो मान के चलिए कि पीएनबी ने 20 रुपीज साइडलाइन कर दिया, किसके नाम पे, एसएलआर के नाम पे या सीआरआर के नाम पे, ठीक है, या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, एसएलआर को मान ले समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, और सीआरआर, ये अमाउंट जो है बैंक ने साइडलाइन कर दिया। अब बैंक कितना अमाउंट लोन दे सकता है किसी को, बैंक यानी पीएनबी जो है लोन दे देता है, यहाँ पे लोन लिख देता हूं, कितना अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट यानी 80 रुपीज जो है पीएनबी लोन दे दिया मिस्टर बी को, ये ए था तो बी को दे दिया, और बी ने बारोड किया पीएनबी से या उधार ले लिया पीएनबी से, बी ने फिर इस अमाउंट को उधार के तौर पे दे दिया सी को, सी का अकाउंट एसबीआई में है, किसमें है, एसबीआई में अकाउंट है, मान लेते हैं एसबीआई लिख देते हैं यहाँ पे एसबीआई, तो सी के पास जो अमाउंट आया वो 80 आया, क्योंकि सी ने उधार ले लिया था फर्दर जो है बी से, और ये 80 रुपया सी ने अपने अकाउंट में एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया, 80 रुपया सी ने एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया। एसबीआई क्या करेगा, इसी फार्मूले में 20 रुपीज इसका साइडलाइन कर देगा, तो इसका 20 रुपीज हो जाएगा कितना, लमसम 16 रुपीज, 16 रुपीज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मान के चलिए कि ये सीआरआर एसएलआर के तौर पे एसबीआई साइडलाइन कर देगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है तो इसमें से कितना बचेगा आपका, यानी कि 64 बचेगा, हाँ 6 ज़्यादा 6 7 1 8, ठीक, हाँ ये 64 बचा अमाउंट, ये 64 अमाउंट एसबीआई ने मिस्टर डी को लोन दे दिया, क्या ये लोन है, डी को लोन दे दिया, डी ने फर्दर इस अमाउंट को, डी ने फर्दर इस अमाउंट को कहां पे डिपॉजिट कर दिया, उसका बैंक कहां पे है, 64 रुपीज जो डी ने लोन लिया उसको डिपॉजिट कर दिया, मान के चलिए आईसीआईसी बैंक में 64 रुपीज, और आईसीआईसी बैंक को फर्दर सर्टेन अमाउंट आपका डिपॉजिट करना होगा, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 12 रुपीज, तो ये 12 रुपीज साइडलाइन करना होगा इसको आईसीआई को, और ये फर्दर रिमेनिंग अमाउंट जो है आपका 52 रुपीज आईसीआईसी ने ई को लोन दे दिया। अब इस पूरी प्रक्रिया में देखिए क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, इनिशियल अमाउंट जो है 100 है, तो इन दोनों केसेस में अगर मैं यहां पे समझाऊं आपको, देखिए मान लेते हैं कि ये आपका M0 है, यानी रिजर्व मनी है, रिजर्व मनी एंड मनी सप्लाई, ये दोनों वैल्यू मैंने मेंशन किए। इनिशियल लेवल पे आपने देखा इमीडिएट इफेक्ट या इमीडिएट इंपैक्ट क्या पड़ता है 100 रुपीज का, कि यहां पे मार्केट में 100 रुपीज आ जाएगा, यानी रिजर्व मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका जो मनी सप्लाई है, इमीडिएटली मनी सप्लाई भी, क्योंकि ये बंदे के पास जो ए के पास आया, इसने भी तो इनिशियली पीएनबी के पास जमा किया, यानी मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है, मार्केट में डिपॉजिट किया कहीं पे, बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, या इंश्योरेंस के पास, किसी के पास भी जमा करिए, या एनबीएफसी के पास, तो यहां पे भी इमीडिएटली आप देखेंगे 100 रुपीज आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा इमीडिएट। एक तो ये कहानी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि नो चेंजेस इन बोथ केसेस। इमीडिएट इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जब भी आरबीआई करेंसी प्रिंट कर रही है तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो ये जो रिजर्व मनी है वो तो 100 रहेगा ही, उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो ये तो एज इट 100 तो रहेगा ही है, इसमें तो क्या बदला होगा भाई, क्योंकि ये आपका रिजर्व मनी है, इसी से तो अदर करेंसीज क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। ये जो आपका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, लोन देने की जो क्षमता है जो बड़ी है, ये एक्चुअल में ये तो मनी मल्टीप्लायर में आएगा ना। इनिशियल जो बेसिक मनी है, बेसिक करेंसी है, वो तो 100 ही रहेगी, वो कहां बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वो तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर सकता हूं कि नो चेंजेस।
अब मनी मल्टीप्लायर कितने बार ही मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, आप देखिए जरा। इस वाले केस में पहले नंबर में तो आपने 100, सेकंड नंबर में आपने 80 रुपीज कहीं पे लोन यानी ये हुआ, देन आपका 64, देन आपका 52। अब मनी सप्लाई मार्केट में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे इतना ज्यादा मनी सर्कुलेशन होने लगा। ये बेसिक मनी यही थी स्टार्टिंग में, और बाद के टाइम पे आप देखेंगे कि जो मनी सप्लाई, इससे कितना ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में फ्लश हो गया या सर्कुलेट करने लगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गया पूरा का पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे, मतलब कि एरो के फॉर्म में। मान के चलिए कि एम है। अब इसी को समझाने के लिए मैंने मतलब कि पूरा डायग्राम बनाया। तो इस पे अगर एक मैं यहाँ पे एम को एक्सप्लेन करता हूँ दूसरी भाषा में। मान लेते हैं कि एम है ये, ठीक है। एम अगर इंक्रीज होता है तो विद क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या है, विद क्रेडिट क्रिएशन, इस पॉइंट को आप मेंशन करिए, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। देखिए, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होने से, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होने से एम की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। आप देखिए क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कैसे बढ़ती चली गई आपकी। जो जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ी वैसे ही आपका मनी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाएगा मल्टीपल टाइम। अगर आप इसको यहीं तक क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती तो 100 और 1 और 80 यानी 180 मनी सप्लाई बढ़ती, लेकिन बाद के दिनों में आप देखिए ये बढ़ती चली गई। तो ये किस पे निर्भर करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। अगर इसको घटा दिया जाता, यहाँ पे आपका 15 लिख दिया जाए तो ये 85 रुपीज लोन दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी CRR, SLR, इस तरह की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं वो सारे के सारे इस पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए कि ये जो है क्रेडिट क्रिएशन जो है कैपेसिटी अगर डिक्रीज होती है, आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अगर डिक्रीज होती है तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो ऑटोमेटिक ये भी डिक्रीज हो जाएगी। एक दो पॉइंट ये हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि पीपल प्रीफर टू कीप कैश। हाँ देखिए, मनी मल्टीप्लायर पे एक पॉइंट और भी है, ये डिक्रीज क्यों होगा, इफ पीपल प्रीफर टू कीप कैश विद इटसेल्फ, इफ पीपल प्रीफर टू कीप कैश, ठीक है, इटसेल्फ विद इटसेल्फ। अगर पब्लिक अपने पास पैसा रख लेगी, मार्केट में पैसा फ्लश नहीं करेगी, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। जैसे ए के पास जब पैसा आया एज ए सैलरी या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको आरबीआई या गवर्नमेंट ने पैसा दिया स्टार्टिंग के टाइम पे, उस अमाउंट को ए ने अगर डिपॉजिट ना किया होता, मात्र 90 रुपये अगर पीएनबी पे डिपॉजिट करता और 10 रुपया अपने पास कैश रख लेता, तो ऑटोमेटिक मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा या उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाएगी। अगला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए अगर सीआरआर इंक्रीज किया जाता है, सीआरआर अगर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक जो है मनी मल्टीप्लायर आपका घटेगा, मनी मल्टीप्लायर डाउन होगा। जैसे देखिए आप इस वाले केस में मैंने मेंशन किया था कि यहां पे सीआरआर जो है आपका 3% है स्टार्टिंग के टाइम में। बाद के दिनों में गवर्नमेंट ने, सॉरी आरबीआई ने क्या किया कि मनी सीआरआर को कम कर बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया, यानी सीआरआर की देखिए ये वैल्यू जो है बढ़ गई बाद के दिनों में। तो जब बाद के दिनों में बढ़ गई तो यहाँ 3000 रुपये हुआ करते थे इसको यानी सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना कैश की शक्ल में। अब बाद के दिनों में जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो 4000 जो है सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि बैंक के पास कम अमाउंट है लोन देने के लिए। तो जब बैंक के पास कम अमाउंट बचेगा लोन देने के लिए तो लो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी हो जाएगी। तो लो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होगी, इसका मतलब कि मनी मल्टीप्लायर का जो इंपैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
कुछ केस स्टडी के तौर पे पॉइंट्स हैं, मैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, जो कि यूपीएससी में या अदर एग्जाम्स में पूछे गए, और उसको समझाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जो है वो सारे पॉइंट अलग अलग डायमेंशन से प्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन फर्दर है, वो भी देखिए आप। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अलग अलग डायमेंशन से आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, मान लेते हैं कि मतलब कि एज ए एग्जाम्पल समझिए या इलस्ट्रेशन समझिए उसको। देखिए, अगर मतलब कि इफ है सी आर आर इंक्रीज्ड, ठीक है, सी आर आर पहले कितना था, 3% था, और बाद में कितना हो गया, 4% हो गया। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक, अगर सी आर आर को आरबीआई बढ़ा देती है 3% से 4%, तो इस केस में बैंक को 4% अमाउंट डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास कैश की शक्ल में रखना होगा। पहले कितना था, 3 था। इस पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने यहां पे 2 केसेस रखे हैं आपके सामने। मान लेते हैं ये मनी सप्लाई है और ये आपका रिजर्व मनी है। ठीक है, तो अगर सीआरआर आपका बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सीआरआर अगर आपका 3% से 4% कर दिया गया, तो मनी सप्लाई पे आपका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मनी सप्लाई ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अब आप जो है बैंक के पास कैपेसिटी कम है लोन देने की, या कहिए कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की डाउन हो गई। बैंक को ज्यादा अमाउंट पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ रहा है। जहां मैंने मेंशन किया था 3,000 से 4,000 वाला एग्जांपल, सेम वही चीज कि अगर सीआरआर को बढ़ा दिया गया, 3% से 4% कर दिया जाए मान लेते हैं, तो बैंक को अब 4% पैसा या डिपॉजिट का अमाउंट मनी आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो बैंक के पास जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बैंक जो है ज्यादा अमाउंट अब आरबीआई के पास जमा कर दे रहा है, और उसके पास जो लोन देने की कैपेसिटी थी वो घट गई, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट गई। जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा बैंक। इसका मतलब कि मार्केट में पैसा कम फ्लश होगा। जब मार्केट में पैसा कम फ्लश होगा, इंसर्ट होगा, तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस पे तो इंपैक्ट पड़ गया यहाँ पे। अब अगला सवाल हमारा क्या है कि इफ क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज 3% टू 4%, व्हाट विल हैपन विद रिजर्व मनी। रिजर्व मनी के साथ क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो रिजर्व मनी के केस में आप देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अगर यहाँ पे 3 से 4% कर दी जाएगी, तो क्या रिजर्व मनी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो नो इंपैक्ट ऑन रिजर्व मनी। अब सवाल ये कि कैसे, क्यों नहीं पड़ेगा रिजर्व मनी पे इंपैक्ट। यहां पे मैं मेंशन कर दूं, नो इंपैक्ट ऑन या ओवर रिजर्व मनी। ठीक है, रिजर्व मनी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर सीआरआर आरबीआई बढ़ा देती है। कहिए कैसे। मान लेते हैं कि रिजर्व मनी का जो मैंने फॉर्मूला मेंशन किया था, M0 इक्वल है C प्लस R प्लस OD, यही फॉर्मूला मैंने मेंशन किया था। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, क्या ये, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक एंड करेंसी हेल्ड विद बैंक्स, करेंसी हेल्ड विद बैंक्स, ये फार्मूला मैंने मेंशन किया था अभी जस्ट कुछ देर पहले। ठीक है, और ये जो आर है, आर का मतलब क्या है, रिजर्व डिपॉजिट ऑफ बैंक हेल्ड विद आरबीआई। बैंक का रिजर्व डिपॉजिट जो कि आरबीआई के पास किया जाता है, उसको आर से मैंने दर्शाया है यहां पे। तो इसी को हम दूसरी भाषा में कह लें क्या, सीआरआर। ये क्या हमारा सीआरआर है। पहले कितना हमारे पास सीआरआर था, 3% था। इस वाले केस में आप देखिए यहां पे सीआरआर कितना था, 3% था पहले।
अब जो है सीआरआर कितना कर दिया गया, 1% बढ़ा दिया गया, यानी इस वाले केस में 4% कर दिया गया। तो ये जो सीआरआर बढ़ाया गया, आप यहां देखिए बैंक का ही अमाउंट पैसा कहां पे चला जा रहा है, अब 1% जो है यहां पे बैंक का पैसा चला जा रहा है सीआरआर वाले कॉलम में। यही तो है भाई, ये पहले बैंक के पास होता था, वो सर्टेन परसेंटेज 3% जो है इसके पास जमा करना होता था, अब इसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया। इसका मतलब बैंक का ही पैसा, डिपॉजिट मनी ही आपका करेंसी आपका सीआरआर वाले कॉलम में चला जाएगा, या उस पोस्ट पे पोजीशन पे चला गया। तो जब सीआरआर के पास चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 1% चला जाएगा, क्योंकि 3 से 4% कर दिया गया। तो इसका मतलब कि मनी जो ये रिजर्व मनी है, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब पैसा चाहे रिजर्व के फॉर्म में रहे, चाहे बैंक अपने पास रखे, फाइनली इन दोनों को कैलकुलेट करके ही तो हम पहुंचते हैं रिजर्व मनी पे। बट इरादा मतलब इन तीनों को कैलकुलेट करके ही तो पहुंच रहे हम रिजर्व मनी पे। तो इस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने मेंशन किया ना, नो इंपैक्ट ऑन रिजर्व मनी। रिजर्व मनी पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे पैसा ये रिजर्व पे रखे या अपने पास बैंक रखे, यही बैंक वाला अमाउंट तो ही यहाँ पे एडिशनल जो है जोड़ा गया, 4% किया गया, तो इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भाई इस पे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला हमारा क्या है कि एक और इलस्ट्रेशन मैं एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं अगर प्रेजेंट करूँ यहाँ पे तो आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए मतलब कि क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ यू विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा एमएस मनी सप्लाई पे। ठीक है, इफ यू विड्रॉ 1 लाख रुपीज फ्रॉम सेविंग अकाउंट। ठीक है, एक बंदा अगर सेविंग अकाउंट से अपना पैसा निकाल लेता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब इस केस में देखिए मनी सप्लाई पे, तो मतलब इफ यू विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट, तो व्हाट विल हैपन विद, क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट विल हैपन विद मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के साथ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर एक बंदा अपने सेविंग अकाउंट से 1 लाख रुपये निकाल लेता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए जरा कि मनी सप्लाई में हमने क्या माना था, मनी सप्लाई को मैंने कहा था कि M3 के तौर पे ही मनी सप्लाई मेनली यूज होता है। ठीक है, तो M3 का जो फार्मूला है अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, M3 का फार्मूला क्या है आपका, C प्लस DD प्लस TD प्लस OD, है नहीं, C प्लस DD प्लस TD प्लस OD, यही तो है। या इन तीनों को मिला करके, यानी कि इसको हटा करके इसको और इन तीनों के साथ लिखा जाए तो इसको M1 भी कहते हैं। ठीक है, बट मैंने पूरे को कंप्लीटली मेंशन किया। देखिए C का मतलब क्या है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। ठीक है, और DD और TD का मतलब डिपॉजिटेड मनी ऑफ पब्लिक विद बैंक। ये बैंक का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा जो कि बैंक में डिपॉजिटेड है। ये क्या है आपका, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। पब्लिक यहां पे करेंसी हेल्ड विद बैंक एंड पब्लिक दोनों था। ठीक है, इस वाले केस में यहां पे करेंसी हेल्ड विद पब्लिक है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर में जो मनी सप्लाई है उसमें हम डिपॉजिटेड मनी को भी इंक्लूड करते हैं, और इस वाले केस में हम डिपॉजिटेड मनी को इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। यहां पे जो आपका TD और DD है, ये क्या है, ये डिपॉजिटेड मनी है, किसके पास, बैंक के पास। तो जब बैंक के पास डिपॉजिटेड मनी है, वो मनी मान के चलिए कि आपका सेविंग अकाउंट में था, तो सेविंग अकाउंट वाले केस में मैंने क्या बताया था कि जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसके बाद मैंने मेंशन किया था करंट अकाउंट, और उसके बाद फिर करंट अकाउंट के बाद मैंने मेंशन किया था मतलब कि FD और रिकरिंग डिपॉजिट है ना, FD अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये सब मैंने
कल या परसों क्लासेस में डिस्कस किए थे। इस वाले केस में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं। सेविंग वाले में मैंने मेंशन किया था डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। करंट अकाउंट वाले केस में मैंने मेंशन किया था ओनली डिमांड डिपॉजिट, और इस वाले केस में मैंने ओनली टाइम डिपॉजिट मेंशन किया था। तो हमको यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको खाली सेविंग अकाउंट को देखना है। यहाँ हमारा क्वेश्चन यही है आपके सामने, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में दोनों तरह का डिपॉजिट होता है, डीडी और टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब डीडी और टाइम डिपॉजिट का मतलब ये आपका सेविंग अकाउंट हो गया। क्या हो गया? ये आपका सेविंग अकाउंट वाला हो गया, ठीक है। यही हो जाएगा ना सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो एक बंदा विड्रॉ करता है पैसा सेविंग अकाउंट से, यानी इस अमाउंट से, ये वाला जो अमाउंट है, इससे अगर कोई बंदा पैसा विड्रॉ करके कहां पे ले आए? अपने पास वाले कॉलम में ले आए 1 लाख, है कि नहीं? जो अपने पास पे ये ले आएगा, अपने पास खुद डिपॉजिट कर ले रहा, अपने पास रख रहा है ये पैसा कैश की शक्ल में, और पहले बैंक में जमा था, वहां से विड्रॉ करके अपने पास ले आया ये बंदा पैसा, तो ये कोई इंपैक्ट थोड़ा नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, पहले बैंक पर जमा थी, अब वो पब्लिक के पास आ गई, ठीक है। तो पहले से इंक्लूडेड है वो, और यहाँ पे चाहे रखिए चाहे इसको रखिए, फाइनली मनी सप्लाई पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे भी इस केस में भी हम देखेंगे कि इमीडिएट केस की अगर बात की जाए, इमीडिएट केस में देखेंगे आप नो इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा इमीडिएट केस में। बट इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, मनी सप्लाई घट जाएगी। अब सवाल यह है कि मनी सप्लाई घट क्यों जाएगी? मनी सप्लाई घट इसलिए जाएगी क्योंकि जो सेविंग अकाउंट है, मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर आपका पैसा बैंक के पास जमा रहे तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा दूसरे लोगों को लोन दे सके, और जब दूसरे लोगों को लोन दे सकेगी, इसका मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, और जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी मतलब मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और जब मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो इसका मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म में मनी सप्लाई कब बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिटेड हो। बट आपने क्या किया? पैसा बैंक से विड्रॉ करके अपने पास डिपॉजिट कर लिया। तो जब आप यानी पब्लिक ने अपना ही पैसा था बैंक में डिपॉजिट, वो अपने पास डिपॉजिट कर लिया, तो इसका मतलब कि बैंक के पास कैपेसिटी घट गई है। किस चीज की? लोन देने की कैपेसिटी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की घट गई। और जब बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाएगी तो इसका मतलब कि लंबे दिनों में, बाद के दिनों में मनी सप्लाई घट जाएगी। हो गया क्लियर? शॉर्ट टर्म में देखेंगे, इमीडिएट इंपैक्ट देखेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इस पे मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इसी में ही जो है अगला टॉपिक है, हाउ मनी इज प्रिंटेड इन इंडिया, ठीक है। हाउ मनी इज प्रिंटेड इन इंडिया, इसी में ही हमारा अगला टॉपिक है कि मनी सप्लाई का ही मतलब ये पार्ट है। हाउ मनी इज प्रिंटेड इन इंडिया, या मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया कह सकते हैं, दोनों पॉइंट्स एक ही। हाउ मनी इज प्रिंटेड इन इंडिया, मनी इज प्रिंटेड इन इंडिया, मतलब कि एक होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम और एक होता है आपका प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। क्या था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो पहले मैं यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम लिख देता हूँ। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। और एक है आपका प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। क्या है? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। देखिए, इंडिया में जो करेंसी प्रिंट किया जाता है वो आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम के प्रोविजन के आधार पर प्रिंट किया जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम से तात्पर्य क्या है कि जो आरबीआई है
वो अपने पास एक मिनिमम अमाउंट कुछ पार्टिकुलर असेट में रखती है, और उस मिनिमम अमाउंट जो असेट में अपने पास रखती है उसके आधार पे आरबीआई इम्पावर्ड हो जाती है, ऑथोराइज हो जाती है अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करने के लिए। तो उसको कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं डिफिनेशन के तौर पे मेंशन कर दूं, करेंसी इज प्रिंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी इन इंडिया करेंसी इज प्रिंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट वॉज अडॉप्टेड इन 1956। इट वॉज adopted in 1956। ठीक है, 1956 in place of proportional reserve system। in place of proportional रिजर्व सिस्टम। देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है ये इंडिया में 1956 में अडॉप्ट किया गया। उससे पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम प्रचलन में था। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जो है यूज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम 1935 टू 56। इस वाले पॉइंट्स को मेंशन कर दें, यूज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम 1935 टू 1956। 1935 से लेकर के 1956 तक प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इशूड करेंसी अंडर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन आई 40% है ना ऑफ इशूड करेंसी, ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि 40% ऑफ इशूड करेंसी had been backed by has been backed by gold and foreign asset and foreign currency asset। ठीक है, मतलब कि 1935 से लेकर के 1956 तक इंडिया में प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम हुआ करता था। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत जितना भी करेंसी आरबीआई जारी करती थी उसके बैकिंग में 40% गोल्ड और फॉरेन करेंसी की शक्ल में रिजर्व रखती थी अपने पास। अंडर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम आरबीआई मेंटेन्ड ए रिजर्व ऑफ 40% against the backing of issued currency in the shape of gold and foreign currency या foreign securities। एक तो ये पॉइंट हो गया। 1956 से इसको खत्म कर दिया गया, 1956 से इस वाले मेथड को खत्म कर दिया गया, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को, और इसकी जगह पे नया जो है सिस्टम अडॉप्ट किया गया, उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। The minimum reserve system was adopted in India 1956 in place of proportional reserve system। एक तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है? करेंसी इज प्रिंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या? अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक पॉइंट ये भी मेंशन करें, अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई has to maintain reserve at least reserve of 200 crore rupees 200 crore
in the form of gold and फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व कह लीजिए या फॉरेन करेंसी एसेट कह लीजिए, है ना, या फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व या फॉरेन करेंसी एसेट। तो आरबीआई कम से कम, इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आरबीआई 200 रुपीज आरबीआई को करोड़ मिनिमम रिजर्व रखना ही होगा। इस 200 करोड़ जो आरबीआई को अपने पास मिनिमम रिजर्व रखना होगा, उसमें से 115, मतलब कि कुछ गोल्ड की शक्ल में आरबीआई रखेगी, वो अमाउंट आपका कम से कम होगा, यानी मिनिमम जो है, यानी उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, 115 करोड़, ठीक है। तो ये 200 में से 115 करोड़ गोल्ड की शक्ल में आरबीआई को अपने पास मिनिमम रिजर्व के अंतर्गत रखना होगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको मान लीजिए ये फॉरेन करेंसीज हैं या फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी असेट। जो ये फॉरेन करेंसीज हैं वो रिमेनिंग अमाउंट आरबीआई को अपने पास रखना होगा। फॉरेन करेंसी से तात्पर्य कि जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, आपका पौंड हो गया, आपका यूरो हो गया, आपका एन हो गया, इस प्रकार की कुछ पार्टिकुलर करेंसी की शक्ल में आरबीआई को रखना होगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी में। अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वही 85 करोड़ हो जाएगी, ठीक है, करोड़ सीआर। ये आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, आरबीआई जो 200 करोड़ रुपया मिनिमम रिजर्व अपने पास रखती है, उसके बदले में आरबीआई अथोराइज हो जाती है अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम बाय आरबीआई, ठीक है, subject to maintenance of minimum reserve system, RBI is empowered to print unlimited currency, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कॉमा, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू प्रिंट अनलिमिटेड करेंसी रूपी नोट, ठीक है। यानी आरबीआई जो है ये आपके पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपने पास रखती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है आपका, 200 करोड़ कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। और इस अमाउंट के एवज में, बदले में आरबीआई एम्पावर्ड हो जाती है, अथोराइज हो जाती है अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब हमारा अगला जो है इसी में कड़ी में है कि देखिए, एक टॉपिक आता है आपका, आरबीआई जो करेंसी प्रिंट करती है उसके बारे में देखें, और आरबीआई के पास दूसरा ऑप्शन है बारोइंग का। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिक्स करके समझने की कोशिश करूं या एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हमारा अगला जो टॉपिक्स हो जाएगा डिफिसिट फाइनेंसिंग, या लिख सकते हैं इसको हम के बारोइंग एंड, जैसे देखिए फाइनेंसिंग टू द गवर्नमेंट, ये हमारा अगला टॉपिक है। गवर्नमेंट को पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट किसके पास जाती है, आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आरबीआई क्या करती है, बारोइंग, ठीक है, आरबीआई बारोइंग करती है मार्केट से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, जब गवर्नमेंट्स को फंड की जरूरत पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा ऑप्शन आरबीआई के पास क्या होता है कि प्रिंटिंग करेंसी। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि बारोइंग फ्रॉम अब्रॉड,
गवर्नमेंट जो है उधार ले ले एक्सटर्नल बोरोइंग, यानी कि एब्रॉड से बोरोइंग, एक ऑप्शन तो ये होता है। तीसरा ऑप्शन से जो है गवर्नमेंट्स को फाइनेंस या फंडिंग के लिए जब पैसे की कमी हो जाए, यानी डिफिसिट फाइनेंसिंग की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो इसके पास असेट हैं पहले से उसको प्राइवेटाइज कर दे, उसको सेल कर दे, यानी डिसइन्वेस्टमेंट। वो भी एक सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का या गवर्नमेंट के फाइनेंस का। तो डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन कहिए, जो भी डिस इन्वेस्टमेंट, तो ये गवर्नमेंट्स के पास या एक्सटर्नल कॉमर्शियल एक्सटर्नल बोरोइंग, ये सारे इसके सारे सोर्सेज गवर्नमेंट के पास फाइनेंस के। ठीक है, जब गवर्नमेंट डिफिसिट फाइनेंसिंग में हो जाती है, डिफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड या ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। जब किसी साल गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए डिफिसिट फाइनेंसिंग का फार्मूला मतलब वो कहलाता है, क्या कहलाता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग। और ये डिफिसिट फाइनेंसिंग जो है कि इसकी पूर्ति गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट इसकी पूर्ति इन साधनों से करती है, या तो बारोइंग करती है या प्रिंटिंग करेंसी, यानी आरबीआई से कहती है कि पैसा आप जो प्रिंट करो, इशू करो, ठीक है, हमारे लिए ये साधन है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक हो जाएगा डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, और डिफिसिट फाइनेंसिंग के केस में हम यहाँ पे थोड़ा ये देखेंगे कि जो मनी सर्कुलेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या उसका क्या रोल है। ये भी दो पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जान लीजिए तो बहुत बेटर है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग, डिफिसिट फाइनेंसिंग के तात्पर्य कि गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड या ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। इसकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या है? फाइनेंसिंग थ्रो का मतलब कि मेनली हम यहाँ पे दो मेथड ही यूज करेंगे। मैंने मेथड बहुत सारे बताए समझने के लिए आपको, बट मेनली दो मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक तो मेथड आपका कहलाएगा बारोइंग, मान लेते हैं ये बारोइंग है, और दूसरा मेथड यहाँ पे क्या है? प्रिंटिंग मनी या प्रिंटिंग करेंसी। ठीक है, ये जो बारोइंग है ये दो तरह का हो सकता है आपका, दो प्रकार का। एक आपका पब्लिक बारोइंग या इंटरनल बारोइंग, और दूसरा एक्सटर्नल बारोइंग। जो पब्लिक बारोइंग का मतलब क्या है कि एक्चुअल गवर्नमेंट बारो नहीं करती किसी से। बारोइंग का, लेंडिंग का, ये जो भी काम है गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा आरबीआई के थ्रू करवाती है या आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है कि बारो करती है आरबीआई के द्वारा मार्केट से, चाहे इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल, या आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनसे बारो करती है, बैंक, इंश्योरेंस। और जो टूल्स या टेक्निक्स है जिसके द्वारा बारो किया जाता है वो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज मेनली क्या है, जी से कह सकते हैं, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, उसके द्वारा गवर्नमेंट बारोइंग करती है। अगर हम सिक्योरिटीज की बात करें थोड़ा समझने के लिए, सिक्योरिटीज दो प्रकार के होते हैं वैसे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये सिक्योरिटीज की अगर बात करें तो दो प्रकार के हो सकते हैं सिक्योरिटीज, एक आपके बॉन्ड्स होते हैं और दूसरे नंबर में शेयर होते हैं। जो बॉन्ड है, बॉन्ड होल्डर
यानी बॉन्ड्स को जो खरीदता है वो क्या कहलाता है? वो क्रेडिटर कहलाता है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक प्रकार का लोन है जो पब्लिक है यहां पे गवर्नमेंट को दे रही है, या गवर्नमेंट बॉन्ड यानी एक पीस ऑफ पेपर जारी करती है, और जो बंदा उसको खरीद रहा होता है एक प्रकार का गवर्नमेंट को लोन दे रहा होता है, उधार दे रहा होता है। तो जो उधार देने वाला है उसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड होल्डर को हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। ऐसे जो शेयर होल्डर है उसको क्या कहा जाएगा? ऑनर। शेयर होल्डर क्या होता है? ऑनर होता है। अब गवर्नमेंट के केस में क्या गवर्नमेंट शेयर होल्ड मतलब कि शेयर बेचती है किसी चीज का? तो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं जैसे कि आपका एसबीआई हो गई या पीएसयूज, ये नॉन डिपार्टमेंटल कंपनीज हैं या नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। ये गवर्नमेंट से अलग हैं, ये सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, यानी इसका इटसेल्फ वजूद है। उनका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट का ही उसमें पूरी भागीदारी गवर्नमेंट की ही है, बट वो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर की जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी कोई शेयर नहीं बेचती, क्योंकि गवर्नमेंट अपने किसी भी एसेट में किसी को ऑनर कैसे बना सकती है? तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ऑनर वाला जो कॉन्सेप्ट है तो ये गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। तो हम यहाँ के लिख दें पॉइंट से कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रू फॉर्म में एक्चुअल में बॉन्ड्स ही होते हैं, ठीक है, वो शेयर नहीं होगा इसमें, क्योंकि जैसे एसबीआई हो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, ऐसे समझिए आप, बस टाइम बीइंग के लिए है गवर्नमेंट की ही अधीन, बट वो सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है, या बैंक के जो रेगुलेशन एक्ट उसके अंतर्गत रेगुलेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, या पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के सेपरेट एक एंटिटी बना दी गई है, उनका एक अलग से वजूद है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा या बॉन्ड्स के द्वारा पब्लिक बारोइंग गवर्नमेंट करती है। एक्सटर्नल बारोइंग की अगर बात की जाए तो किसी कंट्री से बारो कर सकती है या मल्टीनेशनल कंपनीज से कर सकती है। दोनों की केस में आपका क्या होगा? जो पब्लिक है डेब्ट है वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब पब्लिक डेब्ट इंक्रीज होगा, पैसा मार्केट्स में गवर्नमेंट जब बारो करेगी मार्केट से पैसे निकालेगी, फिर उस पैसे को कहीं यूज करेगी, तो फाइनली मार्केट में पैसा का मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो बोथ आर इन्फ्लेशनरी। क्या ये? इन्फ्लेशनरी इन नेचर, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे। जो प्रिंटिंग करेंसी है इसको हम दूसरी भाषा में कह लें अगर कि ये है आपका जो है मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट। ये क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट कहलाता है। ये मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट, जो प्रिंटिंग करेंसी है ये मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट है। इसके अंतर्गत मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में। क्या होगा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा जो है परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, ठीक है, या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी इससे, बट बोथ आर इन्फ्लेशनरी। अब सवाल ये है कि जो ये वाला बेस्ट मेथड है बारोइंग वाला, या आपके पास जो है प्रिंटिंग करेंसी, कौन सा बेस्ट मेथड है इसको अब हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू। ये वाला बेस्ट मेथड माना जाता है इवन दो इट इज इन्फ्लेशनरी, बट ये मतलब कि इन्फ्लेशन का रोल उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि इस वाले केस में होगा आपका, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू मतलब कि एक्सप्लेन करता हूँ, या डायग्राम बनाता हूँ इस पे समझने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए सपोज दैट ये आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है वही करेंसी प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? इशू डिपार्टमेंट।
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी। और जब ये प्रिंटिंग करेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अपने पास जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी के पास है। मिनिमम रिजर्व जो है आरबीआई अपने पास किस किस शक्ल में रखती है? एक तो गोल्ड और दूसरे नंबर में आपका फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी रिजर्व या एसेट, और तीसरे नंबर में आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज। ठीक है, इस शेप में आरबीआई अपने पास तीनों में से, ये मतलब कि इसी शक्ल में आरबीआई अपने पास एसेट जो है रिजर्व रखती है। ये पॉइंट कॉलम बन गया आपका यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट ये गवर्नमेंट है आपका, ये मान लेते हैं गवर्नमेंट है। अब यहां पे पहले मैं समझने की कोशिश करता हूं बारोइंग के कॉन्सेप्ट को। बारोइंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है जिसका एक पार्टिकुलर फेस वैल्यू होता है, यानी जो वैल्यू इस पे मेंशन होता है। गवर्नमेंट एक पीस ऑफ पेपर मान लेते हैं 10 करोड़ की, 10 करोड़ की एक पीस ऑफ पेपर बॉन्ड या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, जी सेक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, बॉन्ड नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखिए, ज्यादा बेटर रहता है नाम समझने के लिए, जी सेक कहा जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पीस ऑफ पेपर ये जारी किया, और ये पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट किसको दे रही है? आरबीआई को दे रही है। ठीक, आरबीआई से एक तरह से खरीदती है इस पीस ऑफ पेपर को। और आरबीआई जो है इस पीस ऑफ पेपर को क्यों खरीदती है? क्योंकि आरबीआई अपनी पास रिजर्व किस फॉर्म में रखती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकती है। वैसे अभी मैंने जो मेंशन किया था वो दो ही चीजें मेंशन की थी, बट इसमें भी रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ऑटोमेटिक ये अमाउंट यहां पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की शक्ल में आ जाएगा। और इसके एवज में आरबीआई या तो करेंसी प्रिंट करे, एक तो ऑप्शन ये है, या तो आरबीआई के पास पहले से ओल्ड करेंसी मौजूद हो वो दे दे। तो आरबीआई इसके एवज में क्या करेगी? या तो ये अमाउंट आपका आरबीआई इक्वल जो है ₹10 करोड़ गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि इसने खरीदा। गवर्नमेंट ने क्या किया? सेल किया। क्या सेल किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किसने लिया? आरबीआई ने लिया। और आरबीआई ने एक 10 करोड़ रुपया का अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया इंस्टेंटली। ये आपका बारोइंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बारोइंग। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग में एक मेथड मैंने बताया बारोइंग। अब आरबीआई के पास पैसा एडवांस में डिपॉजिट तो रहेगा नहीं। आरबीआई क्या करेगी? किसी बैंक के पास जाएगी। मान लेते हैं कि आरबीआई इस पैसे की वजह से जाती है किसी बैंक के पास। ये आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसी बैंक के पास आरबीआई जाती है और ये सिक्योरिटी इसको बेच देती है। क्या करती है? सेल करती है इस सिक्योरिटी को 10 करोड़ की। और जो अमाउंट आरबीआई को मिला, इस अमाउंट को आरबीआई गवर्नमेंट को दे देती है। यहां पे ये समझने की चीज है कि बारोइंग के कॉन्सेप्ट में आरबीआई ने गर्ज दिख रहा कि आपको खरीदा, बट आरबीआई क्या करेगी उसको? आरबीआई एक मीडिएटर है। खरीद कौन रहा है? ये आपका एक बैंक खरीद रही है इस सिक्योरिटी के, जिसका नाम आईसीआईसी बैंक है, या जिसका नाम एसबीआई हो सकती है, या इंश्योरेंस हो सकती है कंपनियां कोई, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे ये हो गया कि गवर्नमेंट सेल सिक्योरिटीज, ये वाला जो एरो है इसमें क्या शो कर रहा है कि गवर्नमेंट सेल सिक्योरिटीज थ्रू आरबीआई टू बैंक। ये तो पॉइंट आया सामने। एक्चुअल में आरबीआई ने एक मीडिएटर है। आरबीआई कभी नहीं खरीदती कोई चीज, बस ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करती है
और बेचने में, सेल करने में, खरीदने में सहायक होती, मीडिएटर होती है। बट यहाँ पे मैंने समझने के लिए पहले जो एरो बनाया है समझने के लिए, बस एक्चुअल पार्लेंस में, एक्चुअल प्रैक्टिस में गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी होती है वो आरबीआई के पास जाती तो है, बट आरबीआई उसको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या प्राइवेट कंपनी को या बैंक को या गवर्नमेंट के अपने बैंक या पब्लिक सेक्टर के बैंक या पब्लिक सेक्टर की कंपनी को, किसी को भी आरबीआई उस सिक्योरिटी को सेल कर देती। तो आरबीआई क्या मीडिएटर है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करने या उसको परचेज करने के लिए आरबीआई मीडिएटर है। और इसके एवज में, इस बॉन्ड्स के एवज में या सिक्योरिटी के एवज में वही अमाउंट आरबीआई गवर्नमेंट को दे देती है तुरंत। बट मैंने उसको समझने के लिए आपको यहाँ मेंशन कर दिया कि एक्चुअल में प्रैक्टिस में तो ये लीगल के तौर पे तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बट ये पीस ऑफ पेपर को आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ले जाएगी किसी के पास और उसको कैश में कन्वर्ट करती है। तो आरबीआई क्या है कि मीडिएटर हो गई यहाँ पे। अब देखिए इस वाली पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे गवर्नमेंट ने ये जो 10 करोड़ रुपीस जारी किए बॉन्ड से, क्यों जारी किए, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी। सपोज दैट एग्जांपल के तौर में गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या थी, टू कंस्ट्रक्ट द स्कूल। गवर्नमेंट की प्लानिंग ये थी कि स्कूल हमको बनाना है, उसके लिए हमको पैसे चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड जारी किया, उस बॉन्ड को आरबीआई के थ्रू या आरबीआई ने गवर्नमेंट के इस बॉन्ड को अपने पास लिया और ले जाकर के एसबीआई को बेच दिया और एसबीआई ने वो अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट इसको स्कूल बनाएगी। ये 10 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट के पास गया, चाहे इस यहाँ पे मैंने मेंशन किया या एक ही चीज है दोनों, जो गया गवर्नमेंट के पास, उससे स्कूल बनाया जाएगा। अगर ये 10 करोड़ रुपया आईसीआईसी के पास नहीं जाता तो आईसीआईसी तब भी वो किसी ना किसी को लोन के तौर पे देती है कि नहीं। बट आईसीआईसी ने, बैंक ने, या यहाँ पे एसबीआई भी हो सकता है, उसने क्यों प्रीफर किया गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को परचेज करने की, खरीदने के लिए, बाई करने के लिए क्यों प्रीफर किया, क्योंकि ये स्टेबल है, ये प्रीसियस है, इसका जो इंटरेस्ट रेट हाई होता है और इसमें लॉस होने के चांसेस कम हैं, तो ये रिस्क कम है, इसीलिए ये प्रीफर किया है इसको गवर्नमेंट को लोन देने का। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर ये अमाउंट इसमें नहीं इन्वेस्ट करता, गवर्नमेंट को लोन देने में नहीं जाता आईसीआईसी का, तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या बिजनेस को, फर्म्स को हो सकता वो लोन देती, वो कारोबार शुरू करता। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो बारोइंग है उससे चाहे पैसा गवर्नमेंट के पास आए या ये पब्लिक के पास चला जाता तो उससे कोई तो खास फर्क पड़ेगा नहीं, फाइनली मार्केट में ही पैसा रहता। बट गवर्नमेंट के पास आने से गवर्नमेंट ने तुरंत इसमें गति आ जाती है, तो ये इन्फ्लेशनरी हो जाता है। तो बारोइंग के पॉइंट्स मैंने क्या मेंशन किया, इट क्रिएट इन्फ्लेशन। क्यों, क्योंकि ये 10 करोड़ रुपया जो यहाँ पे गवर्नमेंट का गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करेगी, कोई चीज़ परचेज करेगी, कहीं पे यूज़ करेगी, या सैलरी पेमेंट में दे या इंटरेस्ट पेमेंट में दे किसी में, तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। बट ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं क्रिएट करेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी वो मनी था, मार्केट से पैसे को एब्जॉर्ब किया गया और वही पैसा फर्दर बस उसमें गति दी गई है। गति देने का मतलब कि उसको कैटलाइज किया गया है, फर्दर उसके यूसेज को बढ़ाया गया है। ठीक है, फिर भी ये मनी सप्लाई तो क्रिएट होगी कि नहीं बढ़ेगी। कारण क्या है, ये मनी सप्लाई को तो क्रिएट कर रहा है ना, जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगा, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, बट अगला पॉइंट क्या है कि प्रिंटिंग मनी डज नॉट क्रिएट द रियल रिसोर्सेज बट ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको भी मैं मेंशन कर दूं। देखिए थोड़ा सा वो प्रिंटिंग मनी, अब उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये बारोइंग का एग्जांपल हो गया। तो बारोइंग में क्या है, इन्फ्लेशन तो होता है बट ये एडजस्टेबल है इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि ये पैसा इसके पास होता तो ये भी किसी ना किसी को लोन ही देती, ऐसी बैंक भी, बट इसने गवर्नमेंट को दे दिया तो और ज़्यादा उसका यूसेज बढ़ गया कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार मनी सप्लाई बढ़ी तो गोया इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बेटर है, ये बेस्ट मेथड माना जाता है। दूसरा मेथड मैंने क्या कहा था कि प्रिंटिंग मनी। प्रिंटिंग मनी को क्या है, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी भी कहते हैं, या
मतलब कि क्या कहते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग में मोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी का मतलब या डिफिसिट मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट। ठीक है, यानी कि करेंसी को प्रिंट करना। मोनेटाइजेशन का मतलब कि करेंसी को प्रिंट करना। तो करेंसी को प्रिंट करते हैं तो उसमें रियल जो असेट है, रियल जो आपका रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट नहीं होते, बट वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग मनी की अगर बात करें तो नॉट क्रिएटेड रियल रिसोर्सेज। एक तो ये पॉइंट मैंने मेंशन किया, प्रिंटिंग मनी क्या है, नॉट क्रिएटेड रियल रिसोर्सेज, रादर रिसोर्सेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम प्राइवेट। ठीक है, रादर रिसोर्सेज या असेट है ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्रिंटिंग मनी में आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेज है, एसेट, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं। वो आपका एक्चुअल में रिसोर्स को क्रिएट करने में रोल नहीं प्ले करते। इस केस में अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, मान लेता हूँ कि मार्केट में सपोज दैट मार्केट में ये एक मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल में मान लेते हैं कि ये है आपका, और ये आपका गुड्स का एक सर्कल बना दूँ यहाँ पे मैं, गुड्स। ठीक है, ये गुड्स का सर्कल हो गया। एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कि मार्केट है और मार्केट में वनली 1000 रुपी है। कितना है? 1000 रुपी मार्केट में है वनली। कितना? 1000 रुपी। इस 1000 रुपी में मार्केट में जो है उसका प्राइवेट के पास कितना परसेंटेज है? प्राइवेट के पास इसका 700% है। अब गवर्नमेंट के पास इसका परसेंटेज कितना है, मतलब शेयर? गवर्नमेंट के पास ये अमाउंट है, मान के चलिए कि 300। तो 1000 अमाउंट है टोटल मार्केट में, उसमें से 700 प्राइवेट के पास है और गवर्नमेंट के पास 300 है। तो जब गवर्नमेंट के पास 300 है अमाउंट, इससे कितने गुड्स खरीदे जा सकते हैं? और सपोज दैट गुड्स मार्केट में कितने यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स गुड्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये गुड्स आप खरीद रहे हैं, यानी कि ये दोनों गुड्स खरीदेंगे तो कितना शेयर आपका प्राइवेट को मिलेगा? 700 रुपये में से 100 यूनिट्स गुड्स मार्केट में टोटल अवेलेबल है। मार्केट में मात्र 1000 रुपये ही अवेलेबल है। उस 1000 रुपीज में से प्राइवेट सेक्टर के पास 700 रुपये हैं, गवर्नमेंट के पास मात्र 300 रुपये हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि प्राइस क्या हो जाएगा पर गुड्स की अगर बात करें तो प्राइस हो जाएगा 1000 जो रुपये की गुड्स हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 10 रुपीज पर गुड्स, है नहीं? एक यूनिट गुड्स जो है 10 रुपये का मिलेगा। तो जब एक यूनिट 10 रुपये का मिलेगा तो 700 को अगर 10 से करेंगे तो इसके पास कितने गुड्स ये खरीद पाएगा? इसके पास 70 यूनिट गुड्स आएंगे। 70 यूनिट्स गुड्स जो है ये खरीद ले जाएगा प्राइवेट सेक्टर वाला। अब गवर्नमेंट कितना खरीद पाएगा? अपने जितना पैसा उसी रेशियो में, इसके पास मात्र 30 यूनिट गुड्स आएगा। कितना आएगा? 30 यूनिट गुड्स जो है आपका गवर्नमेंट के पास आएगा इस वाले केस में। ठीक है, ये एक नॉर्मल केस है मार्केट का कि मार्केट में टोटल पैसा 1000 रुपये है, जिसमें से प्राइवेट के पास 700 रुपये डिपॉजिटेड है और गवर्नमेंट के पास मात्र 300 रुपये है। मार्केट में टोटल जो गुड्स अवेलेबल हैं वो 100 यूनिट्स हैं। अब पैसे के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो प्राइवेट 70 यूनिट आपका खरीद सकता, परचेज कर सकता है और गवर्नमेंट मात्र 30 यूनिट जो है गुड्स से परचेज कर सकती है। इस केस में आप देखिए यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट मनी को प्रिंट कर देती है, ठीक है, सपोज दैट गवर्नमेंट जो है मनी को प्रिंट करती है, ये आपका गवर्नमेंट वाला जो कॉलम है इसमें गवर्नमेंट ने मनी को प्रिंट कर दिया। अब प्रिंटिंग मनी अगर मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, प्रिंटिंग कितने रुपये का गवर्नमेंट ने प्रिंट कर दिया? 300 तो पहले से था और 400 रुपीज गवर्नमेंट ने और फर्दर प्रिंट कर दिया। अब गवर्नमेंट के पास कितना हो गया?
700 रुपीज गवर्नमेंट के पास हो गया और आपका प्राइवेट के पास 700 हो गया। तो नया जब गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर प्रिंटिंग? आफ्टर प्रिंटिंग टोटल अमाउंट मार्केट में कितना हो जाएगा? 1400 रुपये मार्केट में टोटल हो गए पैसे। इस 1400 रुपये मार्केट में जो टोटल हो गए उसमें आपको कितने गुड्स खरीदने हैं? 100 गुड्स खरीदने हैं। तो आपका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस आपका 1400 यानी कि ₹14 पर गुड्स। एक तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि जब आपने प्रिंट कर दिया तो आपके पास मार्केट में 1400 रुपये हो गए, और जब 1400 रुपये हो गए तो गुड्स आपके पास 100 ही था, तो 100 को इससे डिवाइड किया गया तो 14 रुपये का एक गुड्स अब कीमत हो गई। अब यहां पे समझिए आप, नए केस में गवर्नमेंट कितना खरीदेगा? गवर्नमेंट के पास 700 रुपये आ गए, 700 इसके पास, यानी 50-50 को दोनों के पास 50-50 रुपीज अमाउंट है, 50-50% अमाउंट है मार्केट के। प्राइवेट के पास 50% अमाउंट है और गवर्नमेंट के पास 50% अमाउंट है। तो नए केस में, नए वाले जो केस है यानी कि प्रिंटिंग के बाद अब देखेंगे आप, इसका 50% ही ये परचेज कर पाएगा यूनिट्स, और 50 यूनिट्स ये भी परचेज कर ले जाएगा नए केस में, गवर्नमेंट भी 50 यूनिट्स है नहीं, 50 यूनिट्स ये भी परचेज करेगा, क्योंकि 700 रुपये इसके पास भी आ गए, 700 रुपये गवर्नमेंट का के पास भी आ गए। एक तो ये क्लियर हो गया पिक्चर यहां पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 70 से 50 में आ गया और ये 30 से 50 हो गया, यानी यहां पे 20 यूनिट एडिशन हो गया। कहां से हुआ एडिशन? क्योंकि इसके पास 20 हुए, कम हो गए। तो एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, नॉट क्रिएटेड रियल रिसोर्सेज। रियल रिसोर्सेज तो आपके पास अभी भी 100 यूनिट्स ही हैं। सॉरी, जो रियल रिसोर्सेज हैं आपके पास वो 100 यूनिट्स ही हैं गुड्स। तो नॉट क्रिएटेड द रियल रिसोर्सेज, रियल रिसोर्सेज क्रिएट नहीं हुए। रादर रिसोर्सेज और असेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास जो है पहले 70 यूनिट्स था, अब वो यूनिट 20 यूनिट्स यहां पे गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो गए। एक तो ये हो गया, प्लस अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसी में, ऑल्सो इट क्रिएट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट करेगा? अब देखिए आप, पहले आपका एक यूनिट गुड्स जो है 10 रुपये का मिलता था, अब एक यूनिट गुड्स आपका 14 रुपये में मिलता है, तो 4 रुपये का इन्फ्लेशन हो गया। तो रियल असर तो क्रिएट हुआ नहीं और 4 रुपया फर्दर पर गुड्स कीमत बढ़ गई आपकी। तो इस पॉइंट से हम ये इन्फ्लुएंस में ड्रॉ हुए। क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ होता है कि मार्केट में एक्चुअल अमाउंट 1000 था, करेंसी प्रिंट करने के बाद रियल रिसोर्सेज क्रिएट नहीं होते हैं। रियल रिसोर्सेज क्रिएट होने के अलावा मनी सप्लाई बढ़ जाती है। पहले मार्केट में 1000 रुपये का मनी सप्लाई था, अब मार्केट में मनी सप्लाई आपका 1400 हो गया। तो एक पॉइंट यहां पे भी मेंशन किया कर सकते हैं कि फाइनली मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई जब ये प्रिंटिंग करेंसी हुई आप। क्यों? क्योंकि पहले 1000 थी, अब 1400 रुपये हो गई, तो 400 रुपये मनी सप्लाई बढ़ी ना मार्केट में। रियल रिसोर्सेज आपके क्रिएट हुए नहीं, वो आपके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए जिसके पास पैसा है। एक पॉइंट ये हुआ। ये इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेशन क्रिएट इसलिए करते हैं कि पर यूनिट 10 रुपये था, अब 14 रुपये हो गया। तो मैंने यहाँ पे मेजर जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक होगा वो रिजर्व बैंक से रिलेटेड होगा। यहीं पेंट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।